अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते में आपने क्या खाया? बिस्किट खाया। बिस्किट का नाम नहीं बताऊंगी लेकिन मैंने बिस्किट खाया। ओके, आपने बिस्किट खाया। कभी ऐसा होता है सबीन कि आपका दिल चाह रहा हो कि आप नाश्ते में ऐसी कोई चीज़ खाएं जो कि नॉर्मली आपने ना खाई हो, लेकिन आपने सुना बहुत हो कि दिस इज़ वेरी हेल्दी, न्यूट्रिशियस, फाइबर रिच, जैसे कि ओट्स? आई थिंक बहुत नॉर्मल है। नहीं मतलब दिल करता है, मैंने तो नहीं खाया, मैं नॉर्मली नहीं खाता। अच्छा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा जो नाश्ता होता है वो या अंडा पराठा होता है, या चले हमने वाइट या ब्राउन ब्रेड ले ली और उस पे आप मक्खन लगा के, या चलो मक्खन तो आप लगाते खा रहे होते हैं। मक्खन तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाती, ये तो मेरे बारे में बिल्कुल लग गया। इसका मतलब आप मुझे जानते ही नहीं है। ब्रेड की बात, ये वो वाहिद काम है जो नहीं, मैं ब्रेड पे भी नहीं लगाती है, अमूमन भी नहीं, मुझे आता ही नहीं है। लेकिन एनीहाउ खाने पे रहते हैं। नहीं खाने पे नहीं रहते। मुझे बताएं, जो लोग मक्खन लगाते हैं, हाँ, क्या वो लोग आपके लिए एक रेड फ्लैग का साइन होते हैं? वो सब बहुत बड़े रेड फ्लैग होते हैं और लोगों को पहचानना चाहिए अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, रेड फ्लैग हर एक के लिए डिफरेंट होता है, लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। मेरे लिए जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो रेड फ्लैग होते हैं। मालूम हो जाता है कि ही इज एन और शी इज एन नार्सिसिस्ट? बहुत क्लियरली पता लगता है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपकी बात जो है वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, मतलब अपनी बात दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और आपको समझ भी नहीं आती कि आपके साथ हुआ क्या, और वो आपको गिल्ट में रखते हैं हमेशा। सो जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनसे मुझे लगता है कि आपको बचना चाहिए। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं, क्योंकि आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं, आप किसी नार्सिसिस्ट को ठीक नहीं कर सकते। ओके, वैसे ये एक मौजू भी है, एक मौजू भी है। आप बहुत अर्से पहले हमने आई थिंक इस पे बात की थी, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस सम डे। हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनको कभी, क्योंकि वो उनकी फितर, उनकी नेचर एक ऐसी है और आप उसको नहीं ठीक कर सकते। लेट्स सपोज आपने कोई गलती कर दी और आप मुझे अगर सॉरी बोल रहे हैं, एग्जांपल दे रही हूं, आप मुझे अगर सॉरी बोल रहे हैं तो वो आप सॉरी इस तरह नहीं कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे अमूमन आप सॉरी ऐसे बोलते हैं कि मुझे माफ कर दे, मेरी गलती थी और मुझसे मेरी वजह से आप हर्ट हुए, और ऐसी कोई बात अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक जेन्युइन अपॉलॉजी है जो कि आपको मिल रही है। नार्सिसिस्ट क्या करते हैं? नार्सिसिस्ट ये करते हैं कि वो आप बहुत ओवर सेंसिटिव हुई भी है, मैंने तो ऐसी बात नहीं की, लेकिन अगर मैंने कर भी दी तो आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए था, उस पे डाल देंगे कि जो किया तुमने किया। हाँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोग आपके सर्कल में, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर हैं, या ऐसे लोग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कभी हैं, तो आपको उनसे थोड़ा बचा के, थोड़ा नहीं काफी बचा कर लेना चाहिए। अच्छा, वैसे व्हाट्स योर रेड फ्लैग? आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा कि आपकी जिंदगी में रेड फ्लैग का साइन क्या होता है, किसी भी रिलेशन को लेकर, किसी भी शख्स को लेकर जो कि आपके आसपास होता है। आपके लिए क्या है रेड फ्लैग? मेरे लिए रेड फ्लैग है मफाद, जिससे मुझे ये तासुर मिलता है ना कि इसका मुझसे कोई मफाद जुड़ा है बस, और ये सिर्फ मुझसे इसलिए बात कर रहा है, इसलिए ताल्लुक जोड़ के रखा है कि इसका एक मफाद है मुझसे, कि वो कोई काम मुझसे लेगा, वो किसी भी हवाले से हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो मुझे कहे कि अच्छा मेरा ये काम करवा दो, मेरा फलाना काम करवा दो, उस बंदे को ये कह दो, उसको ये कह दो। लोग जो हैं अपॉर्चुनिस्ट, यस, ये मेरे लिए रेड फ्लैग होता है, तो मैं फिर फौरन थोड़ा सा पीछे। लेकिन आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें, आप बताएं कि एक जनरल डिस्कशन होती है, सुबह सुबह आज हम डिस्कस कर रहे थे और बाद से बात निकली, हमने कहा आपसे भी शेयर करें, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज यही होता है कि एक दूसरे सीख रहे होते हैं, लेकिन ये जो एक टॉपिक है रेड फ्लैग्स, कैसे आप अपने इर्द गिर्द पहचाने, ये हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। आप बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम की। मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्री मॉनसून खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। अच्छा, आई थिंक चूंकि 1 जुलाई के बाद अगर बारिश हो तो उसे मॉनसून कहते हैं, और उससे अगर पहले हो जाए तो उसे प्री मॉनसून कहा जाता है। तो मतलब प्री मॉनसून तो उस तरह से आया ही नहीं है ना, जिस तरह हमेशा हम देख रहे होते हैं। क्लाइमेट चेंज, उसका जरा एक इम्पैक्ट है। अब कहा जा रहा है कि 7 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी, और इसकी वजह से बाज़ इलाकों में तुग़यानी, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नशेबी इलाकों का ज़ेरे आब आ जाना, और ऐसे में जो नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी आ सकती है। इस पर मजीद बात भी कर लेते हैं कि एक तो ये कि इस वक्त जो वेदर सिस्टम वो क्या बता रहा है, कहाँ कहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है, मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों या फिर सदर्न पार्ट हो। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध सरदार सरफराज साहब साथ मौजूद। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, ये जो हम मौसम की बात कर रहे हैं और 6-7 तारीख तक बारिशों का जिक्र हो रहा है, थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त जो सिस्टम है कितना स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर ज़्यादा बारिशें होंगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें आपकी नज़र से गुजरी होगी वो एडवाइजरी या प्रेस रिलीज जो इशू हुई थी, तो उसमें बुनियादी तौर पे तो वही जो नॉर्थ पंजाब है, लाहौर, और उससे ऊपर सियालकोट, नारोवाल, झेलम, फिर ऊपर इस्लामाबाद, खत्ता पटवारपुरा, केपी, और फिर ग्रेजुअली ये नीचे सेंट्रल पंजाब की तरफ, लाहौर से नीचे का जो इलाका है, कसूर वगैरह, साहिवाल,
फिर होते होते साउथ पंजाब की तरफ, तो पूरे पंजाब में तकरीबन बारिशें हैं और पूरे केपी में हैं, कश्मीर में है, पूरे पूरे के पूरे कश्मीर में ये जो स्पेल है कहीं आज रात से शुरू हो जाएगा और कहीं पर शाम से शुरू होगा। कल और परसों फिर ज़्यादा इम्कान है कि लाहौर में तेज़ स्पेल बारिश का, लाहौर में भी फैसलाबाद और ऊपर इस्लामाबाद वगैरह में भी, और फिर फैलते फैलते तकरीबन पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ये हवाएं लेंगी और इसी तरह से केपी के भी बेशतर इलाके उसकी लपेट में आएंगे, वहाँ भी तेज़ स्पेल है। पेशावर में, मर्दान, चारसदा और सवाबी वगैरह इन इलाकों में। फिर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान जो है उसमें ज़ोब, बारखान और जाफराबाद, नसीराबाद और किला सैफुल्लाह सिद्दी और नीचे फुजदार डिस्ट्रिक्ट लसबेला, इस तरह से यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान भी उसकी लपेट में आएगा। और फिर लास्ट में से 7 तारीख को फिर इम्कान है 6 की रात को, और 7 से फिर सिंध, बालाई सिंध में भी ये हवाएं दाखिल होगी। तो इस तरह से तकरीबन बेशतर एरियाज़ में यानी जो वेस्टर्न बलूचिस्तान है उसको छोड़कर बाकी सभी जगहों में इस स्पेल के नतीजे में बारिश का इम्कान है, कहीं पर दरमियानी, कहीं किसी जगह पर तेज़ और किसी जगह पर मूसलाधार। तो दादा साहब, इससे जाहिर है गर्मी का जोर भी क्या टूटेगा ये भी बताएगा, क्योंकि सावन की बारिशें, ये जो बरसात का मौसम होता है मानसून, इसकी हम जब बात करते हैं बारिशों की तो ऑब्वियसली वो एक हब्स कर देता है। सिंध की बात की जाए या बाकी मैदानी इलाकों की बात की जाए वहाँ पर, इससे मुतल्लिक भी बताइएगा। दूसरा, इंटेंसिटी क्या होगी बारिश में, किन इलाकों में इंटेंसिटी ज़्यादा है बारिश की? देखिए, मानसून की हवाओं के साथ साथ ये तो एक तरह से उसका कह लें आप नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि मॉइस्चर चूँकि ज़्यादा होता है तो हब्स वाली कैफियत होती है। सही। बारिश के दौरान तो फिर बारिश के कुछ देर बाद तक तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन फिर अगर कहीं पर थोड़ी बारिश हो जाए तो फिर हब्स ज़्यादा हो जाता है। तो वो तो इस तरह से मिला जुला वेदर रहता है। लेकिन ये अच्छा स्पेल है बारिश का। 4 तारीख से लेके या 3 तो आज हो गई, तो 4 से कह लें या 3 की रात से कह लें, तो फिर 7-8 तक एटलीस्ट जाएगा ये। तो उसमें पंजाब भर में, जैसे मैंने कहा आपको कि सेंट्रल पंजाब और ऊपर जो नॉर्थ पंजाब है, उन तमाम इलाकों में तेज़ स्पेल बारिश का मतलब है। इस्लामाबाद में, लाहौर में और झेलम वगैरह में, सियालकोट, इन तमाम इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है, क्योंकि हेवी स्पेल है बारिश का। आज रात इस्लामाबाद वगैरह में इम्कान है, और फिर कल शाम या कल रात में लाहौर में ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग इन सारे इलाकों में, यानी इस्लामाबाद भी आपने जो नाम लिए, रावलपिंडी, जहलम, कसूर तक, यानी यहाँ पर सब इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है? देखें, लाहौर और गिरदनवा में तो है खदशा, लाहौर और फैसलाबाद में भी, और नीचे उसके लाहौर के साउथ में जो कसूर है, ठीक है। इसी तरह से सियालकोट वगैरह, क्योंकि मानसून की सारी जो करंट्स है ना इस वक्त उन्हीं इलाकों में पेनिट्रेट होना शुरू हुई है, और वहीं पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। एक बात कराची की भी कर लीजिएगा कि वहाँ पर मौसम क्योंकि बहुत गर्म है, वहाँ की बारिशों से मुताल्लिक क्या खबर है, कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी? कराची में देखिए, जो पिछले जून के 8-10 दिन थे ना, उसमें बहुत गर्मी पड़ी है, तो अब 2 दिन से बेहतर हो गया मौसम। जुलाई की जैसे फीचर होती है कि सी ब्रीज चलना शुरू हो गई और आना शुरू हो गए, तो अब कदरे बेहतर हो गया मौसम। लेकिन बारिश यहाँ पर कोई 7 की रात या 8 जुलाई से ही मुतवक्के है, उससे पहले कोई कराची में बारिश का इम्कान नहीं है। बालाई सिंध का, जैसे मैंने आपको कहा कि 6 तारीख की रात से फिर इम्कान होगा सखर, लाड़काना, जैकोबाद वगैरह की तरफ। ठीक हो गया सदा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह इसको रहमत की बारिश रखी, क्योंकि जाहिर है गर्मी का जोर टूटेगा तो उसके बाद ये जो हीट वेव थी, और जाहिर सी बात है लोग जिस तरह से मान थे उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, बट एट द सेम टाइम रहमत की बारिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं कहती हूँ बारिश हमेशा रहमत की होती है। हमारे जो मैनेजमेंट होती है ना, हम उसको जहमत बना देते हैं कि आप निकासी के जो निज़ाम है उसको ठीक नहीं करते, तो जाहिर है अर्बन फ्लडिंग और ये हम देख रहे होते हैं जो हालात चल रहे होते हैं। इस पर सवाल उठता है कि एक ऐसा वक्त आता है जब पाकिस्तान में पानी की कमी होती है, और उसी साल एक ऐसा वक्त आता है जबकि पानी की बहुतात होती है, तो हम वाटर मैनेजमेंट नहीं कर रहे, हम बहुत सी कोताहियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कभी तो अर्बन फ्लडिंग की वजह से मुतासर होते हैं, और फिर कभी हम इसलिए मुतासर चूँकि पानी नहीं होता। ज़ेर ज़मीन पानी भी हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता और नीचे चला जा रहा है। इससे मुतालिक बात हमने कि आगे बढ़ेंगे, और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है उसकी बात भी करते हैं। सऊदी अरब में जो एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप सजी है, और उसमें जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी क्यूएस्ट छाए हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6 रेड्स की, जहां पर अवैस मुनीर ने हांगकांग के जो क्यूएस्टन को हराया, और 6 रेड का जो में अपना ज़रा लोहा मनवा लिया।
और इसी तरह अंडर 21 में मोहम्मद हसनैन अख्तर ने एहसन रमज़ान को, यानी पाकिस्तानी क्यूएस ने पाकिस्तानी क्यूएस को हराया है। और हसनैन अख्तर कराची से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने एहसन रमज़ान को हराया है। और इस तरह से कह रहे हैं कि जो स्नूकर है इसमें पाकिस्तानी क्यूएस छा गए हैं कि 6 रेड हुई, अंडर 21 हो जो ये चैम्पियनशिप है, इसमें जिस तरीके से स्नूकर के मैदान में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी क्यूएस छा गए हैं। तो हम इस तरह आपसे ज़रूर शेयर भी करें कि एहसन रमज़ान से मुतालिक अब सब जानते हैं, चूँकि उन्होंने बड़ा इसमें नाम कमाया, लेकिन अभी बहरहाल वो हार गए हैं हसनैन से। और इसके अलावा जो 6 रेड था उसमें अवैस मुनीर हैं, इन्होंने हराया है हांगकॉन्ग के क्यूएस को। तो ये जी स्नूकर के मैदान में हो रहा है। ज़ाहिर खेल का मैदान होता है, लोग बड़े कनेक्टेड, वो चाहे फिर क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, स्क्वॉश हो, जो फैंस होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। बड़ा एक अनोखा सा वाक़या पेश आया, मैं उसको अनोखा इसलिए कहूँगी समझ नहीं आ रही कि आप उस पर तबसरा क्या करें। अच्छा चिली की बात करेंगे, वहाँ पर फुटबॉल की शौकीन फैमिली ने नाकाबिले यकीन हरकत करके सबको हैरान कर दिया है। अच्छा फैमिली ने अपने अजीज़ की आखिरी रसूमात रोक कर मैच देखा वहाँ पर, ठीक है। और हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स के ख़ानदान में डेथ हो गई और उसकी आखिरी रसूमात जो थी वो अदा की जा रही थी। इसी दौरान चिली में देखा जाए तो वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने देखा कि फ़ुटबॉल मैच जो था वो जारी था, वो शुरू हो गया। फिर हुआ ये कि आखिरी रसूमात में शरीक ख़ानदान तमाम अफराद जो थे उन्होंने रसूमात को अधूरा छोड़ दिया और ताबूत के करीब ही बैठकर टीवी पर मैच देखने लगे वो। और ये इस वक्त हम आपको मनाज़िर दिखा भी रहे हैं। अब ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इसको इस खबर को भी किस तरह बताएं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़े हैरान कुन एक वाक़या था जो है कि मतलब ठीक है क्रेज़ अपनी जगह होता है, बट एट द सेम टाइम वहीं पर आपने ताबूत रखा हुआ है, डेड बॉडी है, आखिरी रसूमात आप कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो साइड पर आपने रख दी और उसके बाद सबका जो तवज्जो है वो सबकी तवज्जो जो है वो टीवी स्क्रीन पर है क्योंकि वहाँ पर फुटबॉल का मैच चल रहा है। बाकी बहुत हैरान कुन ये एक वीडियो थी, हमने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। इस पर बहुत तबसर भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। आगे बढ़ते हैं। स्पेन की एयर यूरोपा इसके मुसाफिर तैयारे की बात करें, दौरान परवाज़ शदीद झटके लगने का वाक़या पेश आया जिसमें दर्जनों मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। ये परवाज़ है जो मैड्रिड से यूरुग्वे जा रही थी, जबकि ये शदीद झटकों के बायस हिचकोले खाने लगी। तो अंदर जो मुसाफिर थे उन्होंने कुछ वीडियोस भी बनाई है जो आपसे शेयर भी कर रहे हैं। हंगामी लैंडिंग की है इस तैयारे ने, बाद ब्राज़ील की तरफ जो है उसको मोड़ दिया गया और वहाँ पर जो है किया गया। अच्छा अब कम से कम जो शुएब बताया जा रहा है उसमें 30 अफराद जो हैं, 30 मुसाफिर जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा अब हम काफ़ी ज़्यादा खबरें आए दिन शेयर कर रहे होते हैं एयर टर्बुलेंस से मुतालिक, और उसकी वजह जो है वो इसको हम इस पर मैं चाहूँगी कि हम एक सेगमेंट ज़रूर करें ताकि आइडेंटिफाई करें क्या इसके ऊपर भी बात हो रही है कि अचानक से इतनी टर्बुलेंस, क्योंकि हम देखते थे अच्छा टर्बुलेंस हो गई लेकिन हम इस तरह से लोगों को ज़ख्मी होते नहीं देख रहे होते थे शुएब। मतलब इस लेवल की टर्बुलेंस नहीं देखी किसी ने कि वहाँ पर लोग ज़ख्मी होना शुरू कर दे। तो ये लिंक करता है क्लाइमेट चेंज से। एब्सोल्युटली। सो इसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने जो है वो हिफाजत की, अल्लाह ने महफूज रखा है। बट ये है जो इंसान अपने साथ खुद कर रहा है। हाँ देखिए ना, आप नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो नेचर तो रिएक्ट करेगी। तो ये उसका रिएक्शन है जो कि हमारे सामने आ रहा है, मुख्तलिफ तरह से हमारे सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अच्छी खबर नहीं है बुरी खबर है। अब कैसे अच्छी खबर आएगी सबीन? पेट्रोल तो 7 रुपए कुछ पैसे महंगा हो चुका है, अब आप क्या महंगा करने का सोच रहे हैं? देखिए बजट की बात होता है ये कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ महंगा होता है। मेरी क्या मजाल, मैं तो आवाज उठाता हूँ कि भाई ना इतना आप पर हमारी सुनी जा रही होती तो क्या ही बात होती, किसी की नहीं सुनी जा रही। बहरहाल जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर जब आप देखें कि पेट्रोल महंगा हो तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। इस तरह बिजली महंगी हो रही है और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बहुत से शहर जिनसे मुतालिक कहा गया है कि बिजली मजीद 5 रुपए फी यूनिट जो है वो महंगी की जाएगी। ऑलरेडी आप देखें कि जून के जो बिल आए उन्होंने सबको चकरा कर रख दिया है। हमने सेगमेंट भी किया था, बहुत से लोग मुतासर इसमें हुए हैं। हालांकि जहाँ पे 1-2 पंखे चलते हैं या एक कूलर ही चलता है सिर्फ, तो वो भी परेशान है कि इतना बिल, हज़ारों का बिल आ गया। अच्छा शुएब, ये हुआ ये कि अब ये की जाएगी नहीं की जाएगी ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। 1 जुलाई से पहले जो है वो कीमतें अगर बढ़ेंगी तो नज़र आ जाएगा। लेकिन ये मुतालबा किया गया है IMF की तरफ से, जो हम नए प्रोग्राम में जाने की बात है, नई फंडिंग लेने की जो हम बात कर रहे थे IMF से रिलेटेड, तो IMF ने ये शर्त रखी है कि बिजली जो है वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मतलब मुल्क के जो बाकी जितने भी इलाके हैं वहाँ पर
बिजली जो है उसको 5 रुपये जो है वो महंगा किया जाए। अब जाहिर सी बात है, अब ये हमारी हुकूमत पे डिपेंड करता है कि कर्जा लेना है, लेकिन आवाम को किस तरह से आपने रोनना है, किस तरह से उसको आपने दोबारा से मुश्किल में डालना है, वो अब हमारी हुकूमत पे डिपेंड करता है कि अब ये बिजली महंगी होगी या नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा सबीन, हम जब IMF की बात करें तो पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने का ख़्वाहां भी है और आलमी इदारे ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की एक हामी भी भरी है। अच्छा, इसमें आप देखें तो गंदम की मसनूआत, आटा, मैदा, सूजी, इस पर विद होल्डिंग टैक्स का नफाज होगा और ख़बर ये भी है कि टैक्स के नफाज का जो बराह रास्त असर है वो आम सारिफीन पर पड़ेगा। जो आटे का 20 किलो का थैला है उसकी कीमत में 40 रुपये का 40 रुपये। एक सेकंड यहाँ रुक जाएं। हाँ। आटे की अगर बात की जाए, रोटी तो सबने खानी होती है, मतलब आप किसी लग्जरी आइटम की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, आप इस वक्त बात कर रहे हैं बेसिक ज़रूरियात की, खाने पीने की बात कर रहे हैं जिससे आप जिंदा रहते हैं। मतलब अगर एक जो आटे की थैले की आप बात करें 40 रुपये उसके ऊपर इजाफा कर दिया जाएगा, तो सोचें कि गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका कहाँ जाएगा। ऐसे है सबीन। और आप ये देखेंगे फाइन आटे की बात अगर मैं करूँ या मैदे की बात करूँ तो जो उसकी बोरी है उसमें भी 200 रुपये इजाफा। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, इसका जो सफ़र आप करते हैं वो भी महंगा हो गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद किराए में इजाफा कर दिया है और ट्रांसपोर्टर से कहते हैं कि किराए ना बढ़ाए तो गाड़ियां बंद करना पड़ेंगी। अब ऐसे में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें जो इस तरह हमने देखा कि इजाफा हुआ है उनकी कीमतों में, और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि चूँकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो जो उसकी सेल है उस पर थोड़ी सी कमी आती है। 18 साल का आपके सामने रखें तो इस वक्त 18 साल के कम तरीन सतह पर उसकी जो सेल है वो आ चुकी है। और अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो गुज़श्ता माली साल तक पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई जो फ़रोख्त है वो 8% कम रही है। अब ऐसे में ज़ाहिर लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि एक तरफ बजट के बाद लगने वाले टैक्सेस जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो अशराफिया है उनके खर्चे कम नहीं हुए। हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं करती, ठीक है, उनके खर्चे कम करने से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, शुएब पड़ जाता है। आप सिंबॉलिक भी होती है। नहीं, जस्ट इमेजिन अगर आप करोड़ों रुपए के खर्चा कर रहे हैं, जो कि आप करते हैं, आपके तो गाड़ी के टायर भी करोड़ों रुपए में आ रहे होते हैं आए दिन। आप देखें अगर वो सारे चीजें मिलाई जाएं, आप क्या रिलीफ नहीं दे सकते आवाम को? जो हम ग्लोबल उसकी बात करते हैं कि जी आलमी मंडी पे डिपेंड करता है कि पेट्रोल की कीमतें, क्या आप सब्सिडी नहीं दे सकते? क्या आप रिलीफ नहीं दे सकते? यही पैसे होते हैं ना जोड़ के आप आवाम को रिलीफ दे रहे होते हैं। आप सोचिए कितने लोगों का इसमें भला हो जाता है, लेकिन नहीं, अपने अखराजात हम कम नहीं करेंगे। हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान जो हैं वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारें। गरीब का बच्चा वो जैसे मर्जी रोड पे सोए, भूखा रहे, इससे हमारी अशराफिया को किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या चाहते हैं कि काबीना फलती फूलती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जाता रहे। अगर आपने वज़ीर नहीं बनाना तो चले मुशीर बना देंगे, किसी को कोऑर्डिनेटर बना देंगे, किसी को और ओहदा देके नवाजेंगे अपने करीबी साथियों को, और जो भुगतेगी वो आवाम भुगतेगी। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करते हैं म्यूजिक की, और म्यूजिक ऐसा जो कि आप सब सुन रहे होंगे, आप सब इसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि स्पेशली हम कोक स्टूडियो की बात करते हैं, उसके सीज़न की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं, कुछ ऐसा काम होता है जो कि बहुत ज़्यादा दिल को भा जाता है। अच्छा, एक ऐसा ही ट्रैक, ब्लॉकबस्टर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, स्पेशली इन इंडिया एंड ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जुबान समझते हैं लोग, स्पेशली जिन लोगों को पंजाबी से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो लोग, उन्होंने बड़ा इसको पसंद किया। तो उमैर भट्ट, पार्ट ऑफ दिस ब्लॉकबस्टर, साथ मौजूद हैं। उमैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमैर? ठीक ठाक हैं? और जितना इस गाने को पसंद किया जा रहा है और लोग आपको ज़रा टैग भी कर रहे होंगे, तो उमैर ज़रा बताइएगा गाने की मेकिंग के हवाले से आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, और रिस्पॉन्स तो ज़ाहिर है हम सब देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। बिल्कुल ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। इतने टैलेंटेड लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, और जुल्फ़ी भाई ऑब्वियसली बहुत जीनियस हैं जिन्होंने ये सारा आइडिया क्रिएट किया। मैं बेसिकली सो रहा था तो कि 2 बजे का टाइम था रात का, मेरी वैसे ही आँख खुली है तो मुझे ना जुल्फ़ी भाई का एक वॉइस नोट आया हुआ था, मैसेज। अच्छा। मैंने वो सुना है। जुल्फ़ी भाई ने मुझे कहा कि यार मेरे दिमाग में ना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन आती है, तो
हम जो हैं वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितने ब्लॉकबस्टर हैं, पाकिस्तान के कल्चर कितने ब्लॉकबस्टर हैं, जो दुनिया को नहीं पता, लोगों को नहीं पता, और वो अपने आप में ब्लॉकबस्टर हैं। तो हमने पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी कल्चर कितने ब्लॉकबस्टर हैं। तो यहाँ से वो बात सारी स्टार्ट हुई है। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था गाना बनने से पहले, सेट पे और सारी चीज़ें मतलब ज़बरदस्त थी, सब कुछ बड़ा अनबिलीवेबल था। एक बहुत बड़ी टीम थी और एक बहुत बड़ा सेट था। अच्छा, वो नज़र भी आया हमें, और जब हम उसकी मेकिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग के अलावा भी जो एक दूसरे के साथ थोड़ी मस्ती है, थोड़ा मजाक है, थोड़ा डांस है, भंगड़ा भी मैं उसे कहूँगा। तो ये जो कोलैबोरेशन आपस में, ज़रा फारिस शफी भी एंड देन गढ़वी सिंगर्स भी, और इतनी मज़े की वाइब उस बच्ची की, उसकी ज़रा आवाज़ बड़ी प्यारी, और आप सबका आपस में एक जो कोलैबोरेशन हमें वहाँ ऑन सेट नजर आया। बड़ी केमिस्ट्री, बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री, हर शख्स की दूसरे के साथ एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री नजर तो शेयर करें कुछ वहाँ का उस वक्त जो माहौल था रिकॉर्डिंग के टाइम का। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग के टाइम इस तरह से था कि जब गाने का प्रोसीजर चल रहा था, गाना बन रहा था, मैंने एक दो चीज़ें जुल्फी भाई को बना के भेजी, तो वो कुछ उस तरह से बैठ नहीं रही थी गाने के ऊपर। तो जुल्फी भाई ने कहा कि यार इसको थोड़ा और इम्प्रूव करो, किसी और तरह से इसको कंपोज करो। तो मेरी एक टाइम पे आके मतलब बस हो गई, मुझे नहीं समझ आ रहा था, मतलब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो मेरे बड़े भाई हैं शमरोज़ भट्ट, जो सीज़न 14 में मेरे साथ थे बस ट्रैक में, तो मैं उनके पास गया, फिर मैंने कहा भाई अब आपकी हेल्प चाहिए। तो उन्होंने फिर ये कंपोजिशन मुझे दी, टोर वेख मित्रा दी कख भी कोई फिक्रा नहीं, वो जो पार्ट है अंदर। जी जी जी। तो वहाँ से ये जब बात स्टार्ट हुई है तो फिर आगे गाना बनता गया, और मतलब जुल्फी भाई फारिस के साथ भी कनेक्ट थे, फिर गढ़वी ग्रुप को भी स्टोरी ऑब्वियसली आप लोग देखें, वो मैजिकल जर्नी है जो उनकी सारी, बिल्कुल बहुत मजे की। उनको फाइंड किया, फिर उनका पार्ट जुल्फी भाई ने लिखा और फारिस ने, सबने मिलके उनकी कंपोजिशन तैयार की। हाँ। तो ज़रा वो मेहनत, वो टैलेंट जो है वो नज़र भी आया साथ साथ। उमैर, अब जाहिर से आपने 2 लाइनें पढ़ी हैं, अब इतनी खूबसूरत आवाज़ हो और सिंगर हमारे साथ हो, पढ़े वो गाना गाए ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसमें आया ना एकदम आपकी एंट्री, टोरे वेख मित्रा दी, तो अगर ये आप सुनाए तो हम सब एंजॉय करेंगे ना इसको। जी जी ज़रूर। हो टोरे वेख मित्रा दी ओ कख भी कोई फिक्रा नहीं, ओ बल्ले बल्ले शावा होए ना, वर्ल्ड वाइड चलदा है साडा होए, हो कुड़ता प्यारा होए ओ जचदा बाड़ा होए, ओ बीट हिट कर गई है अज गिद्धे विच सब नूं नचाना होए। सानू लोकी कहंदे सुपर कूल, साडा वखरा मिजाज नाले वखरे असूल, ओ दिलां उत्ते करदे आ रूल, रब दी आ मैर कदी कीता नहीं गरूर, ओ हर बारी करदे आ ट्रेंड सेट नाल देख खड़ा सच्चे बेलियां दा क्रू। वाओ वाओ, जबरदस्त। अच्छा, पंजाबी को है ना, और पंजाबी को पंजाबी के असल स्टाइल में उन्होंने गाया बगैर किसी बनावट के। अक्सर हम देख रहे होते हैं ना, थोड़ी सी बनावट आ जाती है तो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, अक्सर हमने देखा है। अच्छा? जब गाने गा रहे होते हैं तो हल्की सी बनावट आ जाती है, बट वो जो लहजा है ना पंजाबियों का, एग्जैक्टली खूबसूरत जुबान, खूबसूरत लहजा, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने उसको निभाया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो हम चाहेंगे कि उमैर से ट्रांसलेट कराते हैं ना इसको, जिसको नहीं आती पंजाबी। हाँ। वैसे अक्सर होता है ना सबीन, गाना आपको अगर समझ नहीं भी आया तो आप उसको एंजॉय करते हैं उसके म्यूजिक की वजह से, कंपोजिशन की वजह से, वाइब की वजह से। तो उमैर थोड़ा सा बताएं, अपनी लाइंस को एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये जो पार्ट है बेसिकली ये सेलिब्रेशन है एक, हम बता रहे हैं कि टोर वेख मित्रा दी, मित्र जो होते हैं बेसिकली वो यार दोस्त होते हैं, उनको कहते हैं यार बेली जिस तरह होते हैं। और टोर जो है वो अंदाज होता है ना, मतलब इनकी टोर देखो, बिल्कुल अंदाज होता है। कख भी कोई फिक्रा नहीं, मतलब कोई फिक्र ही नहीं है, बल्ले बल्ले शावा होए ना, वर्ल्ड वाइड चलता है साडा होए, कि मतलब टेंशन नहीं है, फुल मज़े में है और दुनिया जानती है हमें, वर्ल्ड वाइड हमारा नाम चल रहा है। कुर्ता प्यारा है, जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है उसके अंदर जचदा बाड़ा है, मतलब बड़ा खूबसूरत लग रहा है कुर्ता जो मैंने पहना हुआ है। बीट हिट कर गई है अज गिद्धे विच सब नूं नचाना। गिद्धा होता है बेसिकली एक जगह जहाँ पूरा माहौल होता है, एक उसको डांस फ्लोर कह सकते हैं आप। हाँ, सब इकट्ठे डांस करते हैं जहाँ पे, और ये आप लोगों ने किया भी वहाँ पे, सब नूं नचाना है। बिल्कुल। और अभी और आप सब इस गाने पे नाच रहे हैं। सुपर कूल। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा उमैर, इसके अलावा भी बड़े सुपर कूल। हाँ जी जी,
और सुपर कूल की बात भी आपने की, साथ कहते सुपर कूल, थोड़ा डिले आ रहा है एंड उमैर दैट इज द रीजन कि इसका जो टाइटल है वो ब्लॉकबस्टर है। पूरी दुनिया को, जिसने आपने खुद भी कहा कि जुल्फी भाई ने जब कहा कि पूरी दुनिया को बताना है कि हमारा एक एक फर्द जो है वो ब्लॉकबस्टर है, और दैट्स हाउ वी डिपिक्टेड इन दिस म्यूजिक एज वेल। अच्छा, इसके अलावा जो कि आपने खुद जिक्र इससे पहले कोक स्टूडियो सीजन 14 का भी किया था अपने भाई के साथ, और उसमें छड़परा बेलियां, वो जो आपकी लाइन है, तो थोड़ा सा अगर हम वो भी इंजॉय करें आपके साथ। जरूर जी जी जरूर जरूर जी जी। छड़ परा बेलियां नू गल सुन मेरी, का तो दूरों दूरों रोज मैनू तकना, मेरे थोड़ा जिहा टाइम कड सोहणिया, क्यों पिछे पिछे मेरे कोलों हटना। छड़ परा बेलियां नू गल सुन मेरी, का तो दूरों दूरों रोज मैनू तकना, मेरे लिए भी थोड़ा जिहा टाइम कड सोहणिया, क्यों पिछे पिछे मेरे कोलों हटना। सोहणी ते सुनखियां मैं नार तेरी वे, अखां नाल पाया वे तू जाल मेरे ते, सोहणी ते सुनखियां मैं नार तेरी वे, अखां नाल पाया वे तू जाल मेरे ते। हो मैं तां मर मिट्टी तेरे उत्ते सोहणिया, इक तू ही मेरे नाल खड़ा जचना। हो मैं तां मर मिट्टी तेरे उत्ते सोहणिया, इक तू ही मेरे नाल खड़ा जचना। वाह क्या बात है, जबरदस्त आवाज, जबरदस्त, क्या बात है। उमैर अभी खुद भी कोई म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी इस वक्त क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जो कि आइंदा दिनों में हम देखेंगे, और क्या सिर्फ पंजाबी ही होगा वो भी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा असल में जॉनरा ही पंजाबी है। मैं शुरू से पंजाबी ही एक विजन था मेरा, कि जिस तरह इंडिया में पॉप पंजाबी एक नेक्स्ट लेवल पे वो म्यूज़िक को ले गए हैं, तो पाकिस्तान से हम भी जो है वो चीज़ें लेके जाएं। अब हमारे बड़े लेजेंड हैं, जिस तरह इब्रारुल हक साहब हैं, आरिफ लोहार साहब हैं, उनका भी पीछे गाना बड़ा हिट हुआ था। बिल्कुल। तो उनके बाद से वो एक बड़ा गैप था, वो उस तरह से पंजाबी म्यूज़िक वर्ल्ड वाइड नहीं चल सका। तो हमारा यही विजन है शुरू से कि पंजाबी म्यूज़िक को हमने इंशाल्लाह एक पाकिस्तान से वर्ल्ड वाइड लेके जाना है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। बेहतरीन। और अब एक जुमला इस पर भी दीजिएगा उमैर, ये जो ब्लॉकबस्टर की हम बात कर रहे हैं, कितने घंटों में शूट हुआ पूरा? जी जी, ये शूट बहुत लंबा शूट था ये। ये आई थिंक इसको एक दिन हमारा रिहर्सल का था। ठीक है। मैं कि 5-6 बजे सेट पे आया था, और सुबह 7-8 बजे मैं फ्री हुआ था। और यही रूटीन अगले दिन की भी थी, जिस दिन शूट था रिहर्सल के बाद अगले दिन, तो उसमें भी यही था कि मैं 5 बजे सेट पे था, और फिर स्टिल सुबह तक शूट चला था। ग्रेट। और देखें इतने घंटे लगे, ज़ाहिर पूरा सेट उसको रेडी होना, आप लोगों के वार्डरोब एंड एवरीथिंग, और फिर पूरी वाइब को क्रिएट करना, एंड देन ज़ाहिर फ्यू रीटेक्स एज वेल, और पूरे रिहर्सल एंड देन बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। और पूरा वीडियो 1 टेक शॉट था, इसके अंदर कोई एडिट नहीं है इस वीडियो के अंदर। यू आर राइट सबीन। और देखें रिहर्सल ज़रूर हुई, प्रैक्टिस हुई, सब कुछ, लेकिन फिर जब शूट हुआ तो वन गो ओवर आपने ज़बरदस्त, कहूँगा हर एक बंदे ने जो कि ज़ाहिर से जुड़ा है, फारिस भी हैं, आप भी हैं, गढ़वी सिंगर्स भी हैं, देन जुल्फी भाई, एंड एवरीबडी हु कंट्रीब्यूटेड टू दिस म्यूजिक एक्चुअली। उमैर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। खुश रहिए, इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए, और जिस तरह आप इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह आपने खुद कहा कि पंजाबी म्यूज़िक को पूरी दुनिया तक पहुँचाना, लेकर जाना एक अलग लेवल पर, यही आपका एक विजन है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। बादशाह भी परेशान है क्योंकि शदीद मौसमी तब्दीली ने उसको मुतासर किया है। मैं किस बादशाह की बात कर रहा हूँ भला? आम, फलों का बादशाह। फलों के बादशाह की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर हम आम की पैदावार की बात करें, 6 लाख टन कम हो गई है। तो जो आम के बागों से मुंसलिक लोग वो बहुत मुतासर हुए हैं, परेशान हैं। मुल्क में सालाना 18 लाख टन आम की पैदावार होती है और किसान इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन अब ये मुनाफा ख़तरे में पड़ता नज़र आ रहा है, चूँकि पिछले साल भी 25,000 टन आम बरामद के काबिल नहीं रहे थे। इस पर मजीद बात करेंगे माहिर ज़राअत डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, लास्ट ईयर भी 25 लाख टन हम सिर्फ कर पाए बरामद, और अभी हम जो इस दफ़ा देख रहे हैं, 25,000 टन जो बरामद के काबिल नहीं रहा था, और इस दफ़ा जो सालाना 18 लाख टन की जो हम पैदावार की बात कर रहे हैं, ज़रा उसमें हम जो कमी देख रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस, कितना मुतासर करेगी ये? देखें जी, ये फार्मर के लिए तो जौन सा ये अज़ाब जान है, क्योंकि ये मौसमी तब्दीली की वजह से जौन सा ना जी बतदरीज दूसरी क्रॉप्स में भी ये इशू आया है, लेकिन उसको कहते हैं ये आम के अंदर ये ख़ास तौर के ऊपर
वो ये रहा है कि जो आप देख रहे हैं कि अपना सर्दियां जो सी मई जो सा पहला हफ्ता था ना, मई के शुरू के अंदर उस वक्त तक तो सर्दी थी। इसके लिए आपको शदीद जो सी ना गर्म हवाएं चाहिए ताकि इसकी फ्लावरिंग हो। वो फ्लावरिंग उस वक्त नहीं हुई जो सी ना, अपना हमारे पहली प्रोडक्शन जो सी ना फ्लावरिंग नहीं हुई। उसके बाद इतनी ज्यादा आंधी आ रही है, उसके बाद ये जो बारिशों का सिलसिला आपके सामने है, कभी बारिश होती है तो बहुत शदीद हो जाती, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं हो रही उसको जो सी है। तो इससे जो है ना पाकिस्तान तो उन कंट्रीज में से शामिल हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान ही में से तो इंडिया भी होगा, ये नेपाल, ये जितना ये खिता है ना कौन सा, ये बहुत सीवियरली इससे इफेक्ट हो रहा है। तो ये फसल जो सी हमारी आम की सबसे ज्यादा जो सी आम की फसल जो सी इफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं जो कि आपने देखा कि उनकी पैदावार कम हुई है, या आइंदा आने वाले टाइम में अगर उनमें भी जिद्दत ना लाई गई तरीकाकार में तो उनको भी नुकसान हो सकता है? देखें जी, आपकी जो सी मेन क्रॉप्स है ना, देखो इस साल जो सी वीट की क्रॉप अल्लाह का शुक्र है उस वक्त हमारी ना बम्पर क्रॉप हो गई, लेकिन वो जिम्मेदार जो था ना उसका रोना पीटना आपके सामने है। जो प्राइसेस इस वक्त चल रही है, ये एक पूरा एक निज़ाम है एग्री बिजनेस का। आप इसको मुल्क को जो है ना चलाएं एग्री बिजनेस के तौर के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें, अपना भी देखें। हमें जो सा सबसे ज्यादा नुकसान आ रहा है वो हमें जो है ना ये समर क्रॉप्स में आ रहा है, खास तौर पर जहाँ टेम्परेचर किसी भी क्रॉप का रात के वक्त बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा जी, वो तो तबाही का बायस बनता है, उसको कहते हैं। तो हमें वो देखना है कि जनाब हम इसको क्रॉप्स को किस तरीके से एडजस्ट करें। वो पुराना दकियानुसी दौर नहीं है कि जी हमारा दादा ये लगाता था, हम इस तरह का, वो इस तरह का नहीं अब चलते। अब तो मॉडर्न साइंस है, हाइब्रिड वेराइटीज आ रही है। पेस्ट असल सबसे बड़ा इशू जो है वो पेस्ट मैनेजमेंट का है। इसके अंदर भी यही है जो सा आपका है ना, क्योंकि मौसमी तब्दीली आई है तो जो से आपकी ये क्रॉप मैंगो की है ना, इसको ब्लैक हॉपर है, इसको कहते हैं सबसे बड़ा इसको जो प्रॉब्लम, दाग नहीं लग जाते, काले काले दाग, एक वो आ रहा है, दूसरा ये आधा पकता है आधा कच्चा रह जाता है, फिर बहुत सारी अंधेरी के साथ ये गिर रहा है। वो जो सा जिम्मेदार है वो तो बेचारा इसको लाकर कूड़ा कचरा जो भी है उसको देना कोशिश करता है मार्केट के अंदर फेंके, उस वो प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आम तो इस वक्त होना चाहिए 60-70 रुपए किलो, इस वक्त आम अभी भी 250-300 रुपए है, उसको कल मैंने मार्केट देखी है 300 रुपए पर चल रहा है। उसकी वजह मेन ये है कि प्रोडक्शन जो सी आपकी कम हुई है। तो इनको एरियाज में स्पेशलाइज करें। हम देखें, हम कहते हैं टिपिकली कि जी मुल्तान में होगा, सिंध के अंदर फलानी जगह, शिकारपुर में, वो हमें पता है हमारे मेन जो सी पॉकेट्स हैं, लेकिन आपने इसको जो सी ना टेम्परेचर के साथ और जो सी ये अंधेरी है सबसे बड़ा नुकसान इसको जो सी ना जी बे टाइम अंधेरी जो सी ना वो पहुंचा रही है, इसको कहते हैं। फिर फ्लावरिंग है, अभी अगर आपकी जब इसको चाहिए, इसको गर्म हवाएं चाहिए, वो टाइम के ऊपर तो आपकी सर्दी थी। देखो मई की जो पहला हफ्ता ना लोग रजाइयां तक तो ले रहे थे बहुत सारे इलाकों के अंदर, तो उसके बाद एकदम शदीद सर्दी जो सी पहले हफ्ते के बाद एकदम शदीद गर्मी शुरू हो गई है। फिर तीन हीट वेव्स आई हैं। आम है, कोई भी चीज है, जानवरों की दूध की पैदावार जो सी फिनिश हो गई हुई है। तो मैं समझता हूँ इसको जो है ना साइंटिफिकली देखें, पीछे बैठकर ये लोग जो है उन्होंने बनाया हुआ ना कि जिम्मेदार से हमेशा पूछने, वो नहीं है। ये साइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ये मैंगो एक ऐसी क्रॉप है, पूरी दुनिया में इसकी बहुत हाई डिमांड है। वो जापानियों को याद कर रहे हैं, $250 बेच रहे हैं, $250 के ऊपर बेच रहा है उस आम को, कोई सोना नहीं उस आम को लगा, वो हम बिल्कुल इजीली इसको पैदा कर सकते हैं। वो एक मार्केट है। बाकी जो हमने अपनी जरूरियात है उसके लिए हमने जो है ना मुताबिकत लेकर आनी है, और हमने एरियाज को भी कुछ को शिफ्ट करना है जहाँ पर बिल्कुल शिद्दत। पूछने लगा था आपसे कि जो एरिया शिफ्ट करने की आप बात करें, जो कि ज़्यादा जब मौसमी तब्दीली का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप काश्त उस तरीके से नहीं हो पाती, तो एट द सेम टाइम शायद कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे अब काश्त हो सकती होगी, तो वो नई लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना, क्या उसमें दिक्कत है? उसमें दिक्कत कोई भी नहीं है जी। इट इज बेसिकली जो है ना, इसकी ट्रेडिशनल होता है ना कि एक एरिया है जहाँ, ये नहीं होता कि आप सिर्फ एरिया आइडेंटिफाई कर वहाँ क्रॉप लगा लेंगे। इसके लिए पूरा कल्चर है। ये फैमिली जो सी है पिछले 200 साल से लगी हुई है। जैसे मुल्तान ये जो वैरायटी है ना, इसको कहते हैं हम ये मैंजीफेरा इंडिका, ये बेसिकली हमारे खिते की है, दुनिया में यहाँ से ही गया हुआ आम, पहले बाहर से आया हुआ, उसको कहते हैं ना, इसी खिते का ही है उसको कहते हैं। तो हमारे तो कल्चर इसके साथ बहुत सारा टाइड अप है ना, उसको कहते हैं। तो इसमें यही आपने करना है कि आप अगर इसको एरियाज को शिफ्ट करते हैं, वो अपने टेम्परेचर को मद्देनजर रखना है। अंधेरी किधर ज्यादा आ रही है, देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले शुरू में ऊपर गिलगित में ये ऊपर एरियाज के अंदर जो सी ना बर्फ पड़ती थी, ये होता। अब आप देखेंगे कि बारिशें जो सी ना वो नीचे कोई खास एरियाज आ रहे हैं जहाँ पर बारिश उधर होती है, दूसरे एरिया में हो ही नहीं रही, इसको कहते हैं बारिश। फिर ये विंड वेलोसिटी इतनी एक्सट्रीम है क्योंकि हीट वेव ज्यादा आ रही है ना, उससे विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। आम कुछ हद तक तो बर्दाश्त करता है, खास टाइम के ऊपर इसको ना वो चाहिए, अपने आपको गर्म हवाएं चलनी चाहिए, लेकिन वो सारा वक्त नहीं, उससे फ्लावरिंग कम होगी तो पैदावार 40 छोड़कर 50% भी कम हो जाएगी। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लानिंग की जरूरत है ताकि हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें। वो एक स्लो प्रोसेस रहेगा, लेकिन ज़ाहिर है उसमें तसलसल होना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले सालों में हम देखें कि जो पैदावार मुतासर होती रही है माजी में, वो ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, एक्नॉलेज नहीं किया जाता, और स्पेशली जो लोग इससे गुजर रहे होते हैं वो ख़वातीन किसी से बात नहीं कर पा रही होती। हम बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की अगर बात की जाए तो लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे लोग ऑब्वियसली से वाकिफ़ भी हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद कई ख़वातीन इससे मुतासर होती हैं, और इससे मुतासरा ख़वातीन शदीद उदासी, कमज़ोरी, एंजाइटी और भी बहुत सारे मसाइल हैं, नींद के मसाइल, और स्पेशली सोसाइटी का जो किरदार होता है वो इसमें बड़ा मैटर कर रहा होता है कि जी तुम्हारा तो वज़न बढ़ गया है, अब ज़िंदगी में आगे कैसे जाओगी, एक ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, उस ज़िम्मेदारी को निभाने के बाज़ आपके पास वो वाली सपोर्ट भी मौजूद नहीं होती जो कि होना चाहिए। खाने पीने की रूटीन, मतलब एक बच्चा जब दुनिया में आता है, एक मैं कहूँगी बाप की ज़िंदगी भी ज़ाहिर है इसके कंधों पे एक जिम्मेदारी आ जाती है, बट एक माँ की ज़िंदगी वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, और उससे उनको ये सब सोच के डिप्रेशन भी होता है। लेकिन क्या लोगों को ये पता भी होता है, स्पेशली इसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, और क्या इसके अलावा भी वजूहात होती हैं? ये आज हम अपने स्पेशलिस्ट से डिस्कस भी करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकती हैं या आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके घर में ऐसा कोई केस है और आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने कैसे डील करना है, या आप इस वक्त जितनी ख़वातीन देख रही हैं क्या आप इस फेज से गुजरी हैं तो आपने उसको कोप अप कैसे किया। सेकेंडली, अगर इस वक्त आप इस सिचुएशन से गुजर रही हैं तो आपको क्या हल चाहिए उसका, आप क्या बात करना चाहती हैं, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आज आप कॉल करके बात भी कर सकती हैं और अपने मसले का हल भी जान सकती हैं। ज़रा आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई तो वेयर टू गो एंड व्हेन टू गो, इस पर बात करेंगे। हमारा पैनल साथ मौजूद है। वी हैव विद अस प्रोफेसर रिजवाना चौधरी साहिबा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। सो गुड टू हैव यू। और उनके साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौशीन काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर रिजवाना, प्रोफेसर आपसे सवाल का आगाज़ करूँगा। जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है इस पर हम बहुत अरसे से ज़रा बात तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये मसला बढ़ रहा है। बुनियादी तौर पे क्या वजह है? क्या हमारा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हम ये ज़्यादा इशू देख रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत सदियों से है प्रॉब्लम, ठीक है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी एंड पोस्टमार्टम, लेकिन पोस्टमार्टम में ये ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है। और अगर एक अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 85% औरतों को किसी न किसी फॉर्म का डिप्रेशन होता है विद प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। लेकिन 85% तो बहुत बड़ा नंबर है अगर आप देखें, ठीक है, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी खुद ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे डोंट नीड एनी हेल्प। प्रॉब्लम आती है 10 से 15% की हु नीड हेल्प। उनमें से भी अगर आप देखें तो तकरीबन 2 to 3% ऐसे हैं जो सिवियर, जो डिप्रेशन में जाते हैं, प्रॉपर डिप्रेशन में, और लेस देन 1% है जो साइकोसिस में चले जाते हैं, ठीक है। साइकोसिस वो है कि जब आपको कोई अपना होश नहीं रहता, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जाहिर है ये हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट बैठी हैं, इनसे भी जरा बात करेंगे, तो शी वुड टेल यू कि साइकोसिस कितनी डेंजरस है फॉर मदर एंड बेबी बोथ। इसकी वजूहात क्या हैं? आप देखें, एक जनरली अगर आप माशरे में देखें, अपने में देखें या बाहर देखें, बाहर तो ये चीज़ बड़ी कॉमन थी। आपको पता है कि वहाँ पे आजकल पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के बाद जो डेथ्स का रेट है वो सुइसाइड से ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो हेमरेज से मर गई औरत, हाइपरटेंशन से मर गई, ये वाले कॉजेज़ ज़्यादा हैं जो कि मिसमैनेज होते हैं, जो कि प्रॉपर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आपका प्रॉपर नहीं है जिस वजह से। लेकिन वहाँ पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन से सुइसाइडल इज़ नाउ बिकमिंग ऑलमोस्ट वन ऑफ द नंबर 1 कॉजेज़ ऑफ डेथ ऑफ द वुमेन, ठीक है। तो आप इससे इसकी ग्रेविटी का अंदाजा लगाएं। ये चीज़ भी होती है कि हम अक्सर देख रहे होते हैं ख़वातीन, हमारी किसी भी शोबिज़ इंडस्ट्री की अगर बात करें, हम कहते हैं अच्छा ये खातून जो है वो बड़ी सक्सेसफुल है, इसके पास तो सब कुछ है, इसको कैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है? क्योंकि अगर इसका बच्चा पैदा होगा, इसके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, इसके पास सपोर्ट भी है, उसके पास सब कुछ है। तो एक अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो देखी सवर गिलानी साहिबा की, जो कि उन्होंने एक प्राइवेट चैनल पर इंटरव्यू दिया और वहाँ पर उन्होंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात की कि उनकी बेटी की पैदाइश के बाद किस तरह से उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ और उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी, और वहाँ पर उनके शौहर का क्या किरदार रहा वो निकलने के लिए, और उस टाइम पर वो क्या करना चाहती थी। आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कभी नहीं हुआ इन माई टू सन्स, मगर इस दफ़ा मुझे एक्चुअली पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है मुझे समझ आई। मैं अपनी बेबी को
4 दिन बाद हॉस्पिटल में मिली बिकॉज मेरा अपना बहुत सीरियस सर्जरी हुई थी। तो मैं जब 4 दिन बाद मिली और मैं वो स्ट्रगल कर रही थी दूध पीने के लिए और मैं ख़ुद स्ट्रगल कर रही थी, तो मुझे ये फीलिंग आई कि मैं इसको गिरा देती हूँ। तो अगर मैं इसको गिरा दूँगी तो ये सारी टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। एंड आप यकीन करें, मुझे ऐसे जब मैं कमरे में गई मैं सिर्फ दारो कतार रो रही थी और मैंने फ़हद से कहा कि मैं इसको मारना चाहती हूँ। तो फ़हद ने कहा ये पोस्टमार्टम ब्लूज़ हैं, सो इट्स ओके, इट्स नॉट योर परमानेंट फीलिंग। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अजीबो गरीब फीलिंग्स आ रही हैं। सरवत ने ये शेयर किया, ज़रा ये दिखाने का मकसद भी ये था, जिस तरह सबीना आपने भी कहा कि किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आपका ताल्लुक हो, दिस कुड हैपन टू एनीबॉडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि पहले 2 बेटों की दफ़ा उनको नहीं हुआ, बट द थर्ड टाइम जब उनकी बेटी हुई उसके बाद उनको ये फेस करना पड़ा। एक चीज़ जिसने सबको हैरान किया सोशल मीडिया पे भी और हम भी, जाहिर है जिन्होंने अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आप सोच कर आप काम जाते हैं अक्सर, कि जिस तरह उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि मैं अपनी बेटी को गिरा दूँ। क्या ये इस एक्सट्रीम तक भी ख़वातीन चली जाती हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल चली जाती हैं। थॉट्स ऑफ हार्मिंग द बेबी एंड एक्चुअली किलिंग द बेबी इज रियल। इट्स अ सिम्टम। ये उस औरत का कसूर नहीं है या उस बच्चे का कसूर नहीं है। इट्स एक्चुअली अ सिम्टम ऑफ पोस्टनेटल डिप्रेशन कि आपको वाकई में ये ख्यालात आते हैं कि ये बच्चा जो है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये माँ अपने बच्चे को मार दे, ये ख्याल आना, and they have been and वो फिर आपके लिए और अपसेटिंग होता है एज अ मदर कि आपको कहीं ना कहीं इंसाइट है भी कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको पैदा किया है और मेरे ही जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे इसको मारना है। तो आप उससे और डिस्ट्रेस हो जाते हैं और एंशियस हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरे जहन में ये ख्याल आया कैसे। तो इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल कि आप एक थॉट आपको आती है और उसी थॉट से आप और डिस्ट्रेस हो जाते हैं। एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी आप? ये कहना चाहती थी। जी कहिए। जी बताइएगा। टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज कम कीजिएगा, तब आप हमसे बात कर पाएंगी। अपनी बात मुकम्मल कीजिए, टीवी को फिलहाल छोड़ दीजिए, आप हमसे बात कीजिए जो आप कहना चाहती हैं। लाइन ड्रॉप हो गया। जो भी कॉल हमें करे प्लीज टेलीविजन का वॉल्यूम आपने लो करना है और हमसे बात करनी है, चूंकि थोड़ा सा डिले होता है। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, क्या ये नॉर्मल होता है कि अच्छा पहले बेबी है तो नहीं हुआ, जैसा सरवत ने खुद कहा कि 2 बेटों की दफ़ा नहीं हुआ, बेटी की दफ़ा हो गया, तो क्या ये वाकई होता है कि अच्छा पहले बेबी की दफ़ा नॉर्मली नहीं होता और फिर सेकंड बेबी की दफ़ा हो या थर्ड बेबी की दफ़ा हो जाता है? देखिए किसी दफ़ा भी हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में वैसे सक्सेसफुल हैं, जैसे आपने बात की, उनके लिए प्रॉबली ज़्यादा चैलेंज होता है एक छोटा बच्चा पैदा करना, पालना। आपकी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वो हैं मदर्स जो घर पे ही हैं, एक वो हैं जो कुछ कर रही हैं, ड्यूअल रोल है। तो वो एक लंबे अरसे के लिए यू आर ऑफ फ्रॉम वर्क, यू आर ऑफ फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का वो हो सकता है। दूसरी बात ये किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकता है, लेकिन इसमें आमतौर पे एक टेंडेंसी होती है जो कि प्रेगनेंसी ही में नज़र आती है लेकिन ओवरलुक की जाती है। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी में अगर आप डायरेक्ट सवाल पूछें कि जैसे नींद का, जैसे डिप्रेशन का, थोड़ा जैसे दिल ना करे खाने को, कभी जी चाहे कि आप बैठ के रोएं बस, सो दीज आर ऑल प्री सिम्टम्स जो कि आपको ये बता सकते हैं कि ये बाद में सिवियर डिप्रेशन में भी जा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मालूम हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 80% का पता चल अच्छा, एक और कॉलर है, मुअत्तर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुअत्तर, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं यही बताना चाहूँगी, रिसेंटली मेरी भी डिलीवरी हुई है। जी बताइए। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, यहाँ तक कि मैं रोती थी, इतना रोती थी, सुबह से लेकर रात तक रोती ही रहती थी। तो आपके इर्द गिर्द आपके शौहर की बात करें, आपकी सास की, आपके घर वालों का, उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस सारे प्रोसेस में? नहीं, सिर्फ मेरी जो मदर थी उन्होंने सपोर्ट किया। आप कैसे निकली उस डिप्रेशन से? आपने क्या किया? या अभी तक आप उस फेज में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं निकल गई हूँ, 6 माह हो गए हैं मेरी बच्ची को, लेकिन बस जो मेरी माँ थी ना, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे इस डिप्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता निकाला। ठीक है, एक माँ का रोल देखे ना, एक माँ ने एक और माँ को उस वक्त समझा और उस डिप्रेशन से निकालने में मदद दी। बट ज़ाहिर है समटाइम्स ऐसा होता है डॉक्टर नौशीन कि आपके पास ऐसी सपोर्ट नहीं होती।
उस वक्त आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो करने से डॉक्टर को मालूम हो जाता है कि 80% चांसेस हैं कि शायद प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन में खातून जाएगी। तो व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ गेटिंग अ थेरेपी और अ सेशन? चाहे प्रेगनेंसी में ही ले लेने चाहिए ताकि सिवेरिटी की तरफ ना जाए केस? देखिए 9 मंथ्स जब औरत का चेकअप चलता है तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट और हमारी जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बड़ा कॉमन उनका सवाल होता है कि वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को केटर नहीं कर रही या सिर्फ बेबी हेल्थ को चेक नहीं कर रही, वो मेंटल हेल्थ को भी साथ साथ केटर कर रही हैं। हमारे पास बहुत सारे रेफरल्स इसीलिए 6-7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे आ जाते हैं, वेयर द फीमेल्स कैन कम टू अस एंड एक्सप्रेस दोज थॉट्स। जिसकी डिप्रेसिव हिस्ट्री पहले से है या उसको पहले कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन हुआ है या पहली चाइल्ड बर्थ पे हुआ था और अब वो सेकेंड में है, तो उसमें फिर आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऑटोमेटिकली आपके रिस्क फैक्टर्स की जो लिस्ट है वो लंबी होती जाती है। तो उसमें फिर 6-7 मंथ्स पे फीमेल्स हमारे पास आ जाती हैं। दे टेक टाइम, उनको एकदम नहीं रियलाइज़ होता कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि एक जो बड़ा खौफ है वो ये है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो दवाई दे देगी, और दवाई तो हमने लेनी नहीं क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। तो वो जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन हैं उनका ये बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, टू एक्सप्लेन कि आप जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकेशन पे जाएं, यू कैन हैव सम काउंसलिंग सेशंस, ये प्रेगनेंसी गुजारें 9 मंथ्स की, और उसके बाद का जो पीरियड है उसमें वी कैन सी कि आपको दवाई की ज़रूरत है या नहीं। तो हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनको हम मेडिकेशन नहीं देते, रेफरल्स पे आ रही होती हैं, रेफरल्स पे आती हैं। बिल्कुल साहब, आप कितने केसेस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि रेफर करना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कम होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, लेकिन मैं फिर आपसे यही बात कहूँगी कि मेरे ख्याल में ऑब्स्टेट्रिशियंस इतने बिजी लोग होते हैं कि वो इस चीज़ को उसमें से निकालना, एक वो है कि वो खुद बोल रहा है पेशेंट कि शी इज़ डिप्रेस्ड, ठीक है, या वो आपको नज़र आ रहा है या उसके घर वाले कह रहे हैं। दूसरा वो है कि आपने निकालना है उसके अंदर से, वो यूजली यू डू नॉट हैव टाइम, ठीक है, कि आप इस तरह की लंबी डिटेल्ड हिस्ट्री में जाएं। लेकिन अगर आप देखें हमारे मुल्क का एक अलमिया बेटी भी है, ठीक है, अगर पहले एक बेटी है तो अगली दफ़ा एक एंग्जाइटी है पेशेंट को बिकॉज ऑफ पीयर्स, बिकॉज ऑफ घर की फैमिली, कि जी अब अगली बेटी तो नहीं हो जाएगी, अब अगली, और स्पेशली अगर 2 बेटियां हैं तो तीसरी दफ़ा तो बस फिर क़यामत है। सो दीज देयर आर मैनी फैक्टर्स व्हिच लीड टू दिस, जी, जो ट्रिगर करते हैं इन चीज़ों को, एंग्जाइटी पहले और फिर डिप्रेशन अगर हो जाता है सच में, और फिर ये कि फैमिली सपोर्ट, आपको पता है अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में एक फैमिली सपोर्ट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ये चीज़ जो है ये हमें डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने अकेले सब कुछ करना है, ठीक है, विद नो फैमिली सपोर्ट भी और प्रेशर भी है, जी, लेकिन यहाँ पे डबल चीज़ है। तो वही बात, जैसे अब एक पेशेंट ने कहा कि उसकी मदर की तरफ से, तो ठीक है, सो मदर्स और अपनी घर से आपको प्रॉब्लम बहुत सपोर्ट हयात मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा तो संभाल लेते हैं कि बच्चा संभालते संभालते 4 कमेंट पास कर देते हैं, तो तुम्हारे तो बाल गिर गए, तुम्हारा तो रंग ऐसा हो गया, तुम्हारे मुंह पे छाइयाँ आ गई हैं, तुम वापस जो है अपनी शेप में कैसे वापस आओगी, तुम तो बड़ी मोटी होगी, अब कैसे ठीक होगी, ये सारे प्रेशर से ना, तो आप डाइट में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ कि ये डिलिबरेटली नहीं कर रहे होते बहुत सारे लोग, रात चलते सब हर कोई कह रहा होता है, वी डोंट नो, हम एजुकेटेड नहीं है इतने कि हमें इतना पता चले कि हमें क्या बात करनी है, उस टाइम पर क्या नहीं करे। कॉलर हमारे साथ उनसे बात कर, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। आज से 6 माह पहले मेरे ट्विन्स हुए और मैं ये शेयर करना चाह रही थी अपने व्यूअर्स के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक था कि मेरे बड़े बच्चे भी थे और ट्विन्स के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उनको कैसे संभालूंगी। बड़े बच्चे इग्नोर हो रहे हैं और उनको संभालना, नींद ना पूरी होना, प्रीमेच्योर डिलीवरी थी मेरी, लेकिन हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया बच्चों को संभालने में। एक बेबी को प्रॉपर वो लुक आफ्टर कर रहे थे, हालांकि उनका एक्सपीरियंस भी नहीं था। पहले दोनों बच्चों की दफ़ा भी मैंने खुद देखा, लेकिन ट्विन्स में हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मुझे लगता है कि हस्बैंड को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। माँ, सास सब हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन जितना हस्बैंड, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा टाइम हस्बैंड आपके साथ है, उसकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम लगा मिसेस कुरैशी आपको इससे निकलने में? मुझे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से मुझे लगता है कि मैं महीने और 1.5 महीने में मैं बहुत बेहतर फील कर रही थी, लेकिन अगर वो ना होती, उनकी सपोर्ट ना होती, तो ऑब्वियसली ये प्रोलॉन्ग होता। डॉक्टर नॉर्मली कितना टाइम लगता है इस डिप्रेशन से निकलने में? देखिए, एक होता है बेबी ब्लूज, जो कि सरवत साहिबा ने भी उसका जिक्र किया। कुछ 2 हफ्ते तक रहते हैं एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर प्रोवाइडेड द सपोर्ट इज देयर।
ठीक है, प्रोवाइडेड आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें तो आप चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ 6 वीक्स से बियॉन्ड प्रोलॉन्ग कर रही है, अगर आपको 6 हफ्ते का बच्चा आपका हो गया है और आप इसमें से निकल नहीं पा रहे, दैट मीन्स इट्स रियल, ठीक है, देन यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। आपको प्रोफेशनल हेल्प हेल्प 6 वीक्स के बाद ले लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कहाँ के केसेस ज़्यादा आपने देखे हैं? क्योंकि जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने बात की कि एक सपोर्ट आपके पास ज़रूर होती है और हर तरह के एक फैक्टर ज़रूर होते हैं, क्या दही इलाकों से ज़्यादा केसेस आते हैं या फिर हम अर्बन की बात करें? मैंने जो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि अर्बन से लेट आते हैं केसेस बिकॉज द स्टिग्मा इज स्टिल देयर। मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊंगी, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं क्या उसको जाके बताऊंगी कि मुझे थॉट्स आ रही हैं अपने बच्चे को हार्म करने की? एजुकेटेड तबका है, बड़े एम्पावर्ड हैं और वो कम छुप रहे हैं क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। द एक्सेप्टेंस उसमें लेट आती है। जो देही इलाकों में ख़वातीन हैं वो ज़्यादा है। मेरे पास इस वक्त जो केस लोड है उसमें जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन या साइकोसिस की लेडीज़ हैं वो विलेज पॉपुलेशन में से ज़्यादा हैं कंपेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन, और वो आती हैं, शी रेगुलरली कम्स फॉर फॉलो अप, शी इज़ डूइंग वेल, साल का बच्चा हो गया है आपको, शी इज़ कम्प्लीटली ऑफ द मेडिकेशन नाउ एंड प्लानिंग द सेकंड प्रेगनेंसी। कितना अंडरस्टैंड किया कि हमें इस इशू से निकलना है। प्रोफेसर साहिबा कि आप ऐड कीजिएगा प्लीज। आई जस्ट टेक इट फॉरवर्ड। अर्बन या एजुकेटेड लोग, उनको ये होता है कि साइकियाट्रिस्ट एक स्टिग्मा है, ठीक है, साइकियाट्री एक स्टिग्मा है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें से कब निकलेंगे इस मुल्क में। स्पेशली लड़कियों का अगर चले गए तो फिर सारी उम्र ससुराल की तरफ से भी एक ताना है, बाकियों की तरफ से कि जी ये तो है ही साइको, ठीक है, वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए, इसलिए दे अवॉइड गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट। रूरल एरियाज में दे डोंट नो व्हाट इज साइकियाट्री, ठीक है, सो अगर कोई रेफर करता है तो वो चला गया उसके पास। ये आई वुड सेकंड हर इन दिस, ठीक है। जितने आप ज़्यादा एजुकेट, अगर आप उनको कह दें ना, हम अगर किसी को कहते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं तो उनको एकदम से ना पूरी फैमिली हिल सी जाती है कि नहीं आप कैसी बातें करी हैं डॉक्टर रिजवाना, ये साइकियाट्रिस्ट का तो नहीं है, आप कुछ दे दें आप। अच्छा चलें, अगर आप उसी के बदले में मेडिकल स्पेशलिस्ट का कहते हैं उसके पास वो चले जाएंगे शौक से, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज स्टिल अ स्टिग्मा एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, जब तक कि हमारा माशरा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये भी एक डिजीज है। एग्जैक्टली, एक मसले को मसला समझेंगे तो फिर हम उसके हल की तरफ जाएंगे। प्रोफेसर साहब, क्या ये भी होता है कि इफ इट्स एन अनप्लान्ड बेबी तो फिर ज़्यादा केसेस हैं? देखें ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें जो है ना मिला के दे कैन गिव राइज टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन। आप कामों में इतने बिजी हैं, आजकल ज़िंदगी वैसे ही बड़ी मुश्किल है, सच्ची बात है, इकोनॉमिकली, बच्चों की एजुकेशन। आप कितने लोग आते हैं कि नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए था, वो फिर वो प्रेगनेंसी अगर कैरी ऑन होती है उनकी, वो नहीं करा पाते कुछ, तो फिर दे गो इनटू डिप्रेशन, दे गो इनटू एंग्जाइटी कि हम कैसे लुक आफ्टर करें, पहले हमारे पास 2 बच्चे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइन अप। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें थोड़े से एक पर्सनालिटी का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोप अप कर जाते हैं। कुछ लोग हैं जो जिंदगी की इन चीज़ों के साथ कोप नहीं कर सकते, देन दीज आर द पीपल हु फॉल इनटू प्रेशर, हु फॉल इनटू डिप्रेशन, हु रियली नीड हेल्प। उनको प्रोफेशनल हेल्प की जाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और अब ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जाहिर है किसी एक चीज़ को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से होता है। बाज़ औक़ात ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई एक फैक्टर होता है जो कि ट्रिगर कर जाता है पूरे डिस्कशन से, जो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम प्लीज़ ख्याल रखें अपने घर की औरतों का। एक बच्चा पैदा करना ये कोई आसान काम नहीं है। एक नन्ही सी जान को आप दुनिया में लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर वो किन मराहिल से 9 महीने की प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए, वो चैलेंजेस अपनी जगह पर होते हैं, वो सारे प्रेशर्स अपनी जगह पे होते हैं, हेल्थ चैलेंजेस अपनी जगह पे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो उसके बाद आपके जुमले, ताने, बातें, कुछ भी होता है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, एक माँ की हेल्थ को, उसकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से ट्रिगर कर सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवाना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक जुमला सिर्फ जी प्लीज, जो कि आपने इतनी प्यारी बात की, बस उस माँ से पूछें सुबह दोपहर शाम, ठीक हो, यू नीड एनी हेल्प, ये जरूर पूछें। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अब जरा बात करते हैं एआई टेक्नोलॉजी की। तेजी से तरक्की कर रही है, हम बड़े खुश होते हैं, एआई का दौर है, हमारे लिए ये आसानी होगी, हमारे लिए वो आसानी होगी, जिसमें कोई शक नहीं है कि वाकई आसानी हो गई है। लेकिन कहीं इतनी आसानी ना हो जाए कि आपको कोई काम ही ना करना पड़े और आप घर बैठे हुए हो और आपका काम भी हो रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी बड़ी कंपनियां, अब देखा जा रहा है कि ह्यूमन वर्क फोर्स के बजाय वो एआई रोबोट्स को तरजीह दे रही हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी निजी कंपनी अमेजॉन की बात की जाए 7.5 लाख से जायद रोबोट्स उन्होंने हायर कर लिए हैं, करने का उन्होंने ऐलान कर लिया है। और जाहिर सी बात है उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो नौकरियां थी इतनी, वो सारी चली गई हैं। ह्यूमन फोर्स ज़ाहिर है वो मुतासर होती है। हाँ। और ये कहा जाता है कि 2019 से लेकर अब तक कम से कम 1 लाख मुलाजमीन जो है वो फारिग हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे, IT एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट हैं कमल चीमा साहिबा। कमल साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कमल साहिबा, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? ज़रा हमने कोट तो ज़रूर किया खबर अमेजॉन की, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रोबोट्स हायर करना, आपको लगता है इससे जो ह्यूमन वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी? देखिए, सबसे पहले तो जो यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में पहले ही बहुत बड़ा सर्विस का इशू है। उनकी डेमोग्राफिक्स भी हमारे जैसे नहीं है। हमारे पास तो 69% लोग हैं जो कि 30 साल से कम उम्र के लोग हैं और हमें बहुत सस्ते में बहुत एक बड़ी वर्कफोर्स मिल जाती है। मगर वहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा एक इशू है। अगर आप अब यूएस में चले जाएं तो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डालना पड़ता है। सर्विसेज इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सफ़र करती है। मैकडॉनल्ड्स वगैरह में तो उनको एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते जो कि लोगों को या कस्टमर्स को सर्व कर सकें। तो AI इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ द रेवोल्यूशन व्हिच इज गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर देम। यहाँ पे वहाँ पे एक गैप है जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो प्लग कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि AI जो है वो जितने भी आपके जो हैवी कैलकुलेशंस है वो तो आज भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आज हो रही हैं। मगर जो मंडेन टास्क्स हैं जिसके लिए एक्चुअली हमने AI को कभी जो बहुत पुरानी, अगर आप 30 साल पहले 40 साल पहले चले जाएं, मूवीज़ देखें तो आपको नज़र आएगा कि AI जो है वो आपकी नौकर है। वो आपके घर के भी काम कर रहे हैं, सारे मंडेन टास्क कर रहे हैं और आप जो है वो बैठे रिलैक्स कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ जो है वो इन मुल्कों में अब जो मंडेन टास्क हैं उनकी तरफ भी AI को यूज़ करने का रुझान बहुत तेजी से अडॉप्ट होना शुरू हो रहा है। इसमें एक इशू क्या सिक्योरिटी का भी आता है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ज़रा एक रिस्क होता है हैक हो जाना। तो ज़ाहिर है जिस तरह हम बात करें कि हमारे घर में, हमारे ऑफिस में कोई रोबोट कोई हैक कर ले तो देखिए, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी बनी, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स बने कि ये तो ह्यूमन रिस्क भी है कि अगर कोई किसी आदमी की भी नीयत ख़राब हो जाए जो कि आपने अपने घर में रखा हुआ है या मुलाजिम है या तो चोरी कर सकता है ये वो। मगर AI में जो है वो ये काफ़ी, क्योंकि AI के पास जो इंफॉर्मेशन है या जो वो टास्क कर सकते हैं, दे आर वेरी दे कैन नॉट थिंक ऑन देयर ओन। ठीक है, सो देयर मतलब दे कैन थिंक ऑन देयर ओन, बट जो अंडरलाइंग एल्गोरिदम है अगर उसके अंदर कोई हैक कर ले या साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है वो एक बहुत एक्सपेंडेड सर्विस पे आ जाते हैं और आपका जो थ्रेट लैंडस्केप है, अटैक एरिया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विच इज़ वाई सिक्योरिटी हैज़ टू बी रियली built into and at the very foundation of AI। मगर AI जो है उसको थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ों से आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरह से सोचना है, बिकॉज AI में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, विच मीन्स के और मशीन लर्निंग है, which means कि initial algorithm के बाद जो human intervention है या human knowledge है what is happening with that machine really reduces significantly after a while। तो इसमें एक और सोच है वो ये है कि इसके अंदर जो threat है वो सिर्फ और सिर्फ human initiated cyber attack का threat नहीं है, इसमें और किस्म के भी threats हैं, which is कि machine at some point might cross a chasm where based on the underlying। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि आपने किसी मशीन का एल्गोरिथम है कि उसने पेपर बनाना है और वो पेपर बनाने में इतनी एडवांस हो जाती है और क्योंकि उसका रीमिट है कि उसने पेपर बनाना है, तो वो सारा जो कार्बन है, पेपर किससे बनता है? कार्बन से बनता है, तो वो सारी कार्बन को हार्वेस्ट करना शुरू कर देती है पेपर बनाने के लिए, बिकॉज उसका रीमिट ही वो है। एंड इट लर्न्स बेस्ट एंड बेटर वेज टू हार्वेस्ट कार्बन। अब हम ह्यूमंस किससे बने हुए हैं? we're made out of carbon, so potentially it can kill the entire human race and
use our carbon to make paper. So मैं आपको सिर्फ वो दे रही हूँ कि जो एग्जांपल आपने जरूर कोट की कवल ऐसे में अब जाहिर है एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी हम कह लें हमारी कमांड पे काम करेगी AI, सारे मामलात अपनी जगह पर। एट द सेम टाइम हमने देखा कि हाँ नौकरियां जाते देख रहे हैं, 1 लाख का जिक्र जिस तरह शुएब ने बताया था, और उसके बाद भी अभी हम देखें बढ़ता हुआ रुझान है। हम किस तरह से रेलिवेंट रह सकते हैं अभी आज के दौर की बात की जाए? AI का रुझान है, जिस तरह से वो कहते हैं जी ह्यूमन वर्कफोर्स की जरूरत नहीं है, आप जी रोबोट्स हायर कर दिए जाएंगे। अपना रोबोट बनाए सभी, आप रोबोट बनाए अपना, मैं बनाता हूं अपना, और कहते हैं ये रोबोट हाजिर है कि वो काम कर रहा हो और हम बैठे हो लेकिन सैलरी जो है वो हमें मिल रही हो। तो कैसे रेलिवेंट रखा जाए? हाँ देखिए, बात यह है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तब भी ये बहुत बड़ा फियर था कि ह्यूमंस जो है वो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएंगे, फैक्ट्री में जो काम ह्यूमन बीइंग्स करते थे वो अब आके मशीनें करेंगी। तो ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हो गए, a process of evolution happened, और एक नए तरीके, नई जॉब्स निकल आई, क्योंकि उस वक्त किसी ने सोची भी नहीं थी कि ये भी जॉब्स हो सकती हैं जो कि कल को निकल आएंगी। एक पूरी एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक रेवोल्यूशन। इसी तरह आप इस वक्त आज बैठी, मैं ये नहीं आपको बता सकती कि 10 साल बाद व्हाट द ह्यूमन रेस इज गोइंग टू लुक लाइक, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स, वी कैन नॉट इवन इमेजिन आज के दिन में बैठे कि किस तरह की। मगर मैं ये आपको जरूर कह सकती हूँ कि मेरे अपने पर्सनल साल में ह्यूमन going to evolve and it's going to get to the next level, ठीक है। मगर आज के आपने क्वेश्चन पूछा कि आज रेलेवेंट रहने के लिए क्या हमें चाहिए, तो मैं आज ही आपको बता सकती हूँ कि मैं आपको अपने बिजनेस की एग्जांपल देती हूँ। मेरे बिजनेस में जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम वो 5 दिनों में कर सकते थे, 5 दिनों में करते थे, जो एम्प्लॉइज AI को लेवरेज कर रहे हैं, ChatGPT को लेवरेज कर रहे हैं, वो वही काम 2 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है बिटवीन पीपल हु आर यूजिंग AI एंड पीपल हु आर नॉट यूजिंग AI टुडे। There is not a little bit of difference in productivity. There is an exponential difference. तो आपको अपने उसी लिहाज से अपने आप को भी मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत है, अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। कमल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में ये देखा गया कि तलाक की शरह में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। इस समाजी ज़िंदगी एक ख़तरे की अलामत से समझा जाता है इस ट्रेंड को। एक अंदाजे के मुताबिक अदालतों में हर साल तलाक और खुला के 10,000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, और कोविड में ये फिगर 19,000 तक चली गई थी। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन हंसते भंसते घर टूट जाते हैं और जो कपल होते हैं अपनी अपनी राहें अलग कर लेता है। तो जो तलाक की बढ़ती हुई शरह है, इसकी वजूहात क्या हैं? और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होता कि अच्छा अगर तलाक का एक मामला है उसको कैसे लेकर चला जाता है, रजिस्ट्रेशन इसकी कितनी ज़रूरी है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी आगे बढ़ने के लिए। तो हमें ज्वाइन किया है, वकील भी हैं, एक्टिंग भी इन्होंने किया है, सुजैन जहान खान साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। बढ़ती माजरत तलाक की जो शरह में इजाफा हुआ, व्हाट डू यू थिंक रीज़न क्या है उसकी? रीज़न ये है कि हमारे बड़ों ने जो हमारी लाइफ में अमल दखल है वो छोड़ दिया है। पहले कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हमारे जो बड़े होते थे वो कहीं ना कहीं इंटरवीन करके सुलह सफाई करा देते थे। अभी हमारी यंग जनरेशन और हमारे बड़े इतने ज़्यादा अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं कि यंग जनरेशन को बड़ों की इन्वॉल्वमेंट पसंद ही नहीं। और यंग जनरेशन में एक इशू जो आ रहा है वो ये है कि टॉलरेंस लेवल जो है वो 0 पे आ गया है। लाइक कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। पहले ये होता था कि आप लोग बैठ के टेबल टॉक करके बड़े लोग सुलह सफाई करा देते थे, लेकिन मुझे जो मेन रीज़न लगता है वो तो एक यही लगता है कि हम लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट हो गए, चाहे वो मर्द हो औरत हो, टॉलरेंस लेवल 0 पे आ गया है और हम बड़ों की नहीं मान रहे। ये आपको एक मेजर फैक्टर, मुझे एक मेजर फैक्टर ये लगता है। कोर्ट में भी जब केस जाता है तब भी तो इंटरवीन करना पड़ता है ना, टेबल टॉक तो तब भी होती है। कोर्ट आपको एक टाइम देता है रिकंसिलिएशन का। तलाक की सूरत में भी अगर वो तलाक जो है वो 3 डाइवोर्सेस अभी इफेक्टिव नहीं हुई तब भी रिकंसिलिएशन है, और अगर खुला की बेसिस पे आप करें देन स्टिल देयर आर 90 डेज जिसमें आपको सुलह का इसमें कहा जाता है, क्योंकि हमारा मजहब कहता है कि ये एक नापसंदीदा जायज़ अमल है। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसको रिकंसाइल किया जाए, यानी खावंद अपनी बीवी से रुजू कर ले या बड़े जो हैं वो आपस में बैठ के इनकी सुलह सफाई करा दे। तो ये एक तरीका होता है। और रिकंसिलिएशन अभी जो यही एक रीज़न मुझे लग रहा है कि जो नहीं होती, वो हर कोई इंडिपेंडेंट हो गया और उसने अपने हैंड्स अप कर दिए कि नो वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल मैटर। तो वो एक पर्सनल मैटर इतना ही पर्सनल हो गया कि वो कोर्ट कचहरी तक आने लग गया। कोर्ट कचहरी तक आ गया, नहीं अपनी फैमिली के सामने नहीं आया, लेकिन मामला इतना ख़राब हो गया। अब सर जो आप बात करें कि चूँकि पहले ये होता था कि बड़े बुजुर्ग अपने घर के आसपास जो भी आपके क्लोज रिलेशंस होते थे वो समझा लेते थे, चीज़ें बेहतर हो जाती थी। लेकिन अब एक मसला ये भी तो है कि जैसे थोड़ी सी नाचाकी हुई, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, मे भी मियाँ बीवी का सुबह किसी बात पे झगड़ा हुआ, शौहर अपने काम को चला गया, बीवी भी अगर वर्किंग अपने काम को चली गई, तो हुआ ये कि
पहले और अभी मैं कंपेयर करूँ, पहले क्या जी शाम को अगर आए तो अच्छा सॉरी या फूल दे दिया या डिनर पे ले गए तो मामला ख़त्म हो गया। अभी ये कि जब आप डिसएग्रीमेंट हो गया, आप अपने अपने रास्तों पे गए, व्हाट्सएप है, कॉल है, इसने उसको बताया, उसने उसको बताया, अम्मी को, बहन को, भाई जिसको भी बताया, और मामला फिर ज़्यादा ख़राब हो गया, इन्वॉल्व करने से ख़राब भी हो गया। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी बेसिकली एक ईवल सोसाइटी है। अगर एक लड़की ने अपनी फ्रेंड को बताया कि आज सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा, तो वो फ्रेंड बजाय उसको समझाए, वो जलती पे तीली लगाने का काम करती है। अच्छा इसकी ये जरूरत, इससे तो मैं ऐसे कहा, तुम अब इसको ये कहो। तो वो इतने ज़्यादा हम डिफरेंट ओपिनियंस लेते हैं, माँ ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, दोस्त ने कुछ कह दिया, तो जो हमें अपने लिए सूटेबल लग रहा होता है, जो हमारे दिल की बात कर रहा होता है, हम उसी बात को लेके चला देते हैं। जबकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो ये होना चाहिए कि वो आपस में बैठ के जो एक बेडरूम की हद तक एक लड़ाई है उसको बेडरूम में रखे, ना कि उसको सब में बताए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही जो एक तलाक की बढ़ती हुई वजह है वो ये भी है। एक तो सोशल मीडिया, क्योंकि व्हाट्सएप मुफ्त में मिल गया हमें, प्लेटफॉर्म मुफ्त में मिल गए, फिर जब हम कोई सुनने वाला मिल गया, जो आपने बात की ना कि वो समझा नहीं रहा बल्कि वो तीली लगा रहा है। एग्जैक्टली, वो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि इसको सॉर्ट आउट करो, वो आपको इसके ऊपर ज़्यादा फ्लेयर्ड अप करने की कोशिश करेगा। तो सोशल मीडिया, फिर महंगाई, फिर बड़ों के इन्वॉल्वमेंट ना होना, ये सारी चीज़ें जो है ये तलाक की तरफ जा रही है। अच्छा, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हम सुजैन ये भी देख रहे होते हैं कि आकर अपनी ज़ाहिर शादी से ज़िंदगी के बारे में डिस्कशंस की जा रही होती हैं। समहाउ मैंने देखा है वो एक अच्छी चीज़ भी होती है, बिल्कुल होती है कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को मिल रहा होता है। इट्स गुड कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने दिल की बात शेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। एट द सेम टाइम इन नेगेटिव कमेंट्स से, इस तरह के नेगेटिव सजेशंस से बचना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर आपने एक चीज़ शेयर कर दी, अब जाहिर है आपने एक पर्सपेक्टिव शेयर किया है, उसके 10,000 पहलू और होंगे जो आपने शेयर नहीं किए, और वहाँ पर 1000 कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, रेड फ्लैग, आपको इसके साथ नहीं रहना चाहिए, मैं होती तो इससे अलहदगी इख्तियार कर लेती। आप कमेंट करने वालों को, सजेशन देने वालों को भी 10 मरतबा सोचना चाहिए, और उसके बाद आपको भी किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई चीज़ शेयर करने, अपनी शादी और ज़िंदगी के बारे में शेयर करने से पहले 10,000 बार सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी प्लेटफॉर्म पे आने की आपको ज़रूरत ही नहीं। आपकी लाइफ में अगर कुछ हुआ है, एक प्राइवेसी है आपकी, उसको प्राइवेट रखें। आप क्यों लोगों का ओपिनियन मांग रहे हैं? आपकी अपनी अकल क्यों नहीं काम कर रही कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे लिए क्या होंगे? आज अगर मैं डाइवोर्स ले लेती हूँ या आज मुझे खुला में चली जाती हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बाहर के ममालिक में क्या होता है कि वहाँ पे काउंसलिंग होती है, हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे बिठाया जाता है, वो एक साइकेट्रिस्ट होता है जो उनकी प्रॉब्लम सुनता है और उसको सॉर्ट आउट प्रोफेशनली चीज़ों को डील करते हैं। प्रोफेशनली। पाकिस्तान में प्रोफेशनली ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में मैं बताऊँ क्या होता है, मैं अब ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। वो सोल सिस्टर एक पेज है, वहाँ जाकर ठक अपनी लिखती हैं कहानियाँ, जिस तरह आप सभी ने बात की ना, कमेंट्स लिखे ना, सच के मैं सच झूठ पे नहीं जाता। हाँ, सच झूठ पे नहीं जाता। मुझे लगता है मैं डिफरेंट, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा सभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी पार्ट हूँ उस ग्रुप का, और मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुफ्तगू भी हो रही है। इसलिए मैंने शुरू में ये जिक्र किया प्लेटफॉर्म का नाम लिए बगैर कि वो ऐसे अवेयरनेस भी आपको दे रहे होते हैं। बट आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि वहाँ पर जब मैंने वही बताया कि एक पर्सपेक्टिव आप लिख रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ आपको एक सोल्यूशन, एक बेहतर उसकी तरफ जाना चाहिए। बट देन स्टिल देयर आर मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन। सो व्हाई नॉट वी सीक सोल्यूशन फ्रॉम आवर मदर, जो हमें एक अच्छा एक सोल्यूशन, जो ज़्यादा अच्छा जानती है, वो हमारे साथ रहती है। व्हाई नॉट मदर इन लॉ? हम लोग मतलब क्यों किसी गैर से मशवरा लेना? एंड व्हाई नॉट कपल काउंसलिंग? एग्जैक्टली, प्रोफेशनल हेल्प ले लें, नहीं शेयर करना आपने किसी और से, पेरेंट्स से शेयर नहीं करना। ये रुझान है अभी कि आपने जाकर कपल थेरेपी लेनी? अभी तक तो नहीं है, बिकॉज शायद हमारे पास अभी इतने स्ट्रॉन्ग थेरेपिस्ट नहीं है। पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, आपको इस्लामाबाद में थेरेपिस्ट मिल जाएंगे, आपको लाहौर में मिल जाएंगे। What about the other cities? अच्छा, मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव तो है, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि अब तो कॉल पे इतने अच्छे सेशंस हो जाते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने भी लिए हैं कि ऐसी हेल्पलाइंस हैं जहाँ पर आप बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सिर्फ अगर ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास वसाइल नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अगर हम ढूंढें तो हमारे आसपास ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हम वाकई हेल्प ले सकते हैं। और कुछ दोस्त आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो सच में मुखलिस होते हैं, वो आपको एक सही चीज़ गाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर एक मैरिड कपल है और उनका बच्चा है, तो वो उनको समझाते हैं कि देखो, अगर तुम लोग अभी लिटिगेशन में जाओगे या डाइवोर्स की तरफ जाओगे तो ये बच्चा कितना सफर करेगा, उस बच्चे की कल को क्या मेंटल हेल्थ होगी, और क्या कल को वो बच्चा एक गुड लाइफ पार्टनर बन सकेगा या नहीं बन सकेगा। तो ये बहुत से इश्यूज जो है ये आते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ पे लड़कियों को कहती हूँ, अगर किसी ने बहुत ही डाइवोर्स की तरफ जाना है या खुला लेना है,
क्रूअल्टी, अगर आपका हस्बैंड आपको मारता पीटता है देन यू मस्ट गो फॉर इट। अदरवाइज अगर कोई नोक झोंक है या कोई थोड़ी बहुत किसी चीज पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको सुलह सफाई से करें। कल हम बात कर रहे थे शुएब मेंटल अब्यूज के बारे में ना, इमोशनल अब्यूज किस तरह से किया जा रहा होता है। बिल्कुल। अब इसके बारे में भी, अब वो भी एक चीज़ है जो कि शायद कोई तीसरा बंदा उसको समझ नहीं पा रहा होता, क्योंकि टू वेरी ऑनेस्ट कोई अपना घर खराब करना नहीं चाहता होगा, किसी का घर खराब हो, बट एट द सेम टाइम हम फिजिकल अब्यूज की बात कर रहे होते हैं, इमोशनल अब्यूज की तो हम बात ही नहीं करते, फाइनेंशियल अब्यूज की बात नहीं करते, फाइनेंशियल अब्यूज की बात नहीं करते, महाना खर्चा नहीं देना, आपने बीवी को लिखवाया हुआ होता है तब भी आपने वो खर्चा नहीं देना, बच्चों की जरूरियात आपने लिखवाया नहीं तब भी फर्ज है आपका। आपका मजहब, औरत की बच्चों की मेंटेनेंस वो मर्द के ऊपर है। बिल्कुल। आपका मजहब ये कहता है कि आपने औरत को एट एनी कॉस्ट मेंटेन करना है, आपने बच्चों की मेंटेनेंस देनी है, ये आपका रिलीजन कह रहा है। जब आप उसको मेंटेन ही नहीं करोगे तो डेफिनेटली उसका एक इनर पीस, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वो जाएगी कहीं ना कहीं। और फिर अगर एक वर्किंग लेडी है तो वो ऑफिस को भी देख रही है, वो घर को भी देख रही है, वो बच्चों को भी देख रही है, तो बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बट स्टिल आप उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट हो जाता है, सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आपने कितने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे आपको ये लगा कि ये बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे मामला चला जो यहाँ तक पहुँच गया, और चूंकि वो इतना आगे चला गया कि अब वापसी का रास्ता नहीं रहा, लेकिन जब प्रोब किया तो मालूम हुआ कि दैट वाज जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। इट वाज लाइक 90% केसेस ऐसे, 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, उस केस में कुछ भी नहीं है। लाइक आई रिमेंबर देयर वाज अ केस जिसमें हस्बैंड को बीवी से ये प्रॉब्लम थी कि ये रात 3 बजे तक जो है टीवी देखती है। That was nothing. That was नहीं नींद आती थी उसको, नहीं आती नींद, वो टीवी देखती है। और फिर जब लिटिगेशन में आते हैं, ये मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 में तलाक और मेंटेनेंस ये सब डिस्कस होता है, जब लिटिगेशन में आते हैं तो औरत मर्द एक दूसरे की इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं जज साहब के सामने खड़े होकर, लाइक वो कुछ नहीं छोड़ते, माँ से लेके बाप, नानी पर नानी, दादा दादी, कहाँ कहाँ तक ये केस जो है वो नहीं जाता, किस किस को प्रोसिक्यूशन में जिस वक्त वो विटनेस आता है, आप जिस वक्त उसको विटनेस को कटहरे में आप खड़ा करते हैं तो क्या क्या नहीं होता है। आपको ग्रेस जो है वो रखनी चाहिए। आपने यूज किया ना मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस, मैं इसलिए बस बात ऐड करता हूँ कि हमारा दीन कहता है कि आपने पर्दा रखने, चाहे आपका ताल्लुक नहीं भी रहा, दीन का पता ही नहीं है, हम उस लॉ पे तो जरूर जा रहे हैं, मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा दीन हमें क्या बता रहा है कि हमें बहरहाल पर्दा रखना है। और अगर आप कुरान पाक को पढ़े और उसमें जो सूरह तलाक, सूरह निसा, इसमें मेंटेनेंस और सब कुछ उसमें ये है कि अगर एक नापसंदीदा जायज अमल अगर आपने तलाक देनी है तो गिफ्ट्स दे, यानी कि अच्छे टर्म्स पे खत्म करें। अब बाहर के ममालिक में तो ये हो रहा है कि जब हाँ, लेकिन हमारे यहाँ सुजैन ये प्रैक्टिस ज़ाहिर नहीं हो रही। सुजैन थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।